ये यूजीसी नेट समाजकारी का यूनिट नंबर 9 है और यूनिट नंबर 10 आपका कंप्लीट हो चुका है पहले से। ठीक है, यही एक यूनिट और बची है, यूनिट नंबर 10। तारीख है आज 9 दिसंबर, यानी इसे मान के चलिए कि मैं 20 दिसंबर से पहले पहले ये पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। इस दौरान इस बीच में कुछ प्रैक्टिस भी होगी। वजह यही है, कंटिन्यू अगर सतत तरीके से लेके चलता तो ज़्यादा ज़्यादा 4-5 दिन में समाप्त कर देता। लेकिन बेसिकली क्या है कि चीज़ों को पढ़ के लेके चलेंगे, बीच बीच में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे ताकि चीज़ें समझ में आए, है ना। तो यूनिट नंबर 9 से संदर्भ में अगर बात किया जाए तो देखो, एक तो बीमारी से सवाल यहाँ पर बनता है यूनिट नंबर 9 में, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और साथ ही साथ दिवस से भी यहाँ से सवाल बनाए जाते हैं कि जैसे एक बार पूछा गया था कि डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है ना, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो बीमारी के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वृद्ध दिवस पूछ लेता है या दिव्यांग दिवस पूछ लेता है, तो ये सभी इसी यूनिट का पार्ट है, इसी यूनिट का पार्ट है। और इसी के आगे आप लोग देखेंगे कुछ मनोचिकित्सकीय समाज कार्य के अंतर्गत, ठीक है, पार्ट। साथ ही साथ आप लोग पढ़ेंगे इसी के संदर्भ में दूषित समाज क्या होता है, ठीक है, व्यक्तित्व विकार क्या होता है, HIV एड्स, या कुछ ऐसी थ्योरीज हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जैसे समस्या समाधान का सिद्धांत हो गया, मनोसामाजिक चिकित्सा हो गया, ईगो साइकोलॉजी हो गई, मतलब अहम मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, अन्ना फ्रायड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके के सिद्धांत के संदर्भ में सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूनिट नंबर 9 में। और मैं आपको बता दूं यूनिट नंबर 9 में कम से कम 12 से 15 सवाल तय हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो अच्छे से पढ़िएगा। बेसिकली यूनिट नंबर 9 समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट। इसका मतलब है कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित समाज कार्य का अभ्यास, हेल्थ के परिप्रेक्ष्य में कि समाज कार्य अभ्यास क्या है। ठीक है, प्रैक्टिस के दौरान में क्या चीज़ें इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होती है हेल्थ के संदर्भ में। मेडिकल सोशल वर्क का आप लोगों ने वैकेंसी भरते होंगे, देखते भी होंगे। तो यूनिट नंबर 9 टोटली बेसिकली मैच करता है कोई भी मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो एम्स हो, के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, या SGPGI हो, ठीक है, या आपका उत्तराखंड का मेडिकल सोशल वर्क हो, राजस्थान का हो, कहीं का भी हो, यूनिट नंबर 9 टोटल मैच करता है कहीं पर भी अगर मेडिकल सोशल वर्क आ रहा है तो। आगे हम बात करते हैं तो वयोवृद्धि व्यक्तियों और दिव्यांग के बारे में पढ़ेंगे कि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके संदर्भ में किस तरीके से समाज कार्य अभ्यास बेसिकली किया जा सकता है, उनके साथ कैसे किया जाएगा। बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों का समाधान किस तरीके से जो है प्रस्तुत किया जाए। तो वयोवृद्ध व्यक्तियों के संदर्भ में और दिव्यांग व्यक्तियों को, हालांकि दिव्यांग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 आप पढ़े होंगे। विविध समाज कार्य अभ्यास इस तरीके का देता है जहां बच्चे, दिव्यांग, वृद्ध व्यक्ति, महिला, ठीक है, इत्यादि बेसिकली चीज़ें शामिल होती हैं। वहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया है, फिर भी यहाँ आप लोगों से चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि दिव्यांग के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। महिलाओं और पुरुषों से संबंधित समाज कार्य क्या है, मतलब लैंगिक समानता को लेकर बात होगी यहाँ पर थोड़ा सा। फिर श्रम कल्याण के बारे में बात होगा। फिर औद्योगिक संबंध, औद्योगिक विवाद अधिनियम है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। एक औद्योगिक विवाद अस्थाई अधिनियम के रूप में आता है 1946 वाला, वो भी परीक्षा में एक बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आप लोग यहाँ पर देखेंगे एक सौदेबाजी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हर बार परीक्षा में आता है, जो औद्योगिक संबंध को ही रिलेट कराता है, सौदेबाजी शब्द। ठीक है, उसको हम लोग बार्गेनिंग के नाम से जानते हैं। फिर एक आप देखेंगे कार्मिक प्रबंधन, ठीक है, मानव संसाधन प्रबंधन, यहाँ से एक सवाल तय होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेसिकली प्रैक्टिस के दौरान में आप इनके साथ किस तरीके से समाजकारी प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले पॉइंट में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर डाल दिया है और आशा भी करता हूँ कि आप लोगों ने शायद देखा भी होगा टेलीग्राम पर। ये पार्ट 1 के रूप में आप लोगों के सामने भी मैंने दिया है। 2 पार्ट जाएगा इसका, एक और पार्ट जाएगा जहाँ आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, 2 पार्ट के रूप में जाएगा।
तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां देखिए चिकित्सा समाजकारी और मनोचिकित्सा समाजकारी की संकल्पना पढ़ना है हमें। फिर उद्विकास, उद्विकास का मतलब ये होता है एक प्रकार से हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा रिलेट कराता है यहाँ पे। चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका हो सकती है, उनकी क्या कार्य है, उनके क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बारे में हम लोगों को इस पॉइंट में देखना है। तत्पश्चात हम लोग पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य और रोग को लेकर सामान्य और असामान्य व्यवहार में अंतर क्या है। ठीक है, महामारी विज्ञान क्या होता है, हेतुकी क्या होता है, इसे महामारी इटियोलॉजी और इटियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, इनके टाइप यहाँ पे दिए गए हैं प्रकार को लेकर। फिर मनोभाजन है, मनोभाजन का मतलब होता है सिजोफ्रेनिया, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, शुद्ध हिंदी यूज किया है यूजीसी ने। मनोभाजन को सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। मनोदशा एक विकास है, एक प्रकार से ह्यूमन कंडीशन डेवलपमेंट आप इसे कह सकते हो। तंत्रिका विक्षिप्तता एक शब्द है, जैसे हमारे जो तंत्रिका तंत्र हैं अगर वहाँ पे असामान्यताएं हो जाती हैं या असामान्य तरीके से वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं आपसे बताऊं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का पार्ट बन जाता है, मैस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पार्ट बन जाता है, जो डिसेबिलिटीज़ की टाइप है उन्हीं में से एक इसका आप कह सकते हो कि डिजीज़ का पार्ट है ये तंत्रिका विक्षिप्तता शब्द। तनाव से जुड़े विकार है, ये देखो इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक स्ट्रेस आएगा और एक आपका डिप्रेशन आएगा। ठीक है, उसके संदर्भ में बेसिकली ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माने जाते हैं। सोमैटोफॉर्म विकार है, सोमैटोफॉर्म विकार के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा बुलिमिया करके एक शब्द आता है। एनोरेक्सिया एक नरोशा होता है एनोरेक्सिया, और एक होता है बुलिमिया करके, एक ऑटिज्म शब्द भी आता है जो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर को रिलेट कराता है। हम पढ़ेंगे आगे, मैं थोड़ा सा आपको केवल रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बाल और किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर बात करेंगे। फिर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अधिनियम है, ये आप जानते हो भली भांति तरीके से 1987 का, और इसके अब ये नहीं आता है 1987 का, अब आता है बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम आता है। तो देखभाल जैसे ही जुड़ जाता है तो वहाँ एक वर्ष बन जाता है 2017 का। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, 1987 के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर 2017 के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इसका पूरा कंटेंट मैंने आप लोगों को पूरा डीप में प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हो लगभग 66 पेजेस के हैं ये। और जहाँ पर ये ग्रीन से मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये सिंपल है कि भाई इसका पीडीएफ है इसमें। ठीक है, इसका कंटेंट इसमें दिया गया है जहाँ ग्रीन पर लिखा हुआ, ब्लैक वाला इसमें बेसिकली नहीं मेंशन किया गया है, ये नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, चिकित्सा समाज कार्य और मनोचिकित्सा समाज कार्य। ठीक है, देखिए मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात हम भली भांति तरीके से जानते हैं, है ना। मानव जीवन में हेल्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और ये कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, और ये बात आप भली भांति तरीके से जानते हैं। सोशल वर्क के एक क्षेत्र या एक कोई विशेषीकरण के रूप में देखा जाए तो मेडिकल सोशल वर्क और साइको मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है, जिसको हम लोग साइकेट्रिक भी नाम जानते हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्क के नाम से भी जानते हैं, तो चिकित्सा समाजकारी और मनोचिकित्सा समाजकारी के अंतर्गत जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों की सहायता की जाती है, ताकि बेसिकली वो जहाँ पर भी जिस परिस्थिति में हैं उसको सही तरीके से वो इंडिपेंडेंट हो सकें और पुनर्वास के माध्यम से या सुधार के माध्यम से उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, ताकि समस्याएं उत्पन्न आगामी समय में ना हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए मेडिकल सोशल वर्क, चिकित्सकीय समाजकारी और मनोचिकित्सकीय समाजकारी का हम लोग बेसिकली प्रयोग करते हैं। समस्या से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को सहायता दी जाती है, और समाजकारी के एक क्षेत्र के रूप में, चाहे आप उसे मेडिकल सोशल वर्क के रूप में दीजिए, चाहे आप उसे साइकेट्रिक सोशल वर्क के रूप में प्रोवाइड कराइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में आप यहाँ देख सकते हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, संकल्पना दिया गया है कि चिकित्सकीय समाज कार्य वो क्षेत्र है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थान, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा आदि में रोगियों और उनके परिवारों की सामाजिक, भावनात्मक, आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है, ताकि रोगी के संपूर्ण स्वास्थ्य में बेसिकली लाभ मिल सके। देखिए चिकित्सा समाजकार्य की एक विशेष कार्य क्षेत्र माना जाता है, एक स्पेसिफिक आप कह सकते हो वर्क है ये,
जहां चिकित्सा समाजकारी का अधिकांश जो कार्य होता है वो केस वर्क विधि के माध्यम से होता है, या केस वर्क मेथड आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, व्यक्तिक समाज कार्य विधि के द्वारा होता है। कभी कभी परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार हम लोग ग्रुप वर्क का भी यूज कर लेते हैं और कम्युनिटी वर्क का भी यूज हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चिकित्सकीय समाजकारी का मुख्य लक्ष्य ये होता है कि चिकित्सकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद और सरल उसको बनाया जाए, ताकि बेसिकली जो भी चिकित्सा और मनोचिकित्सा में बाधा उत्पन्न हो रही है उस बाधा को दूर किया जा सके और सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ये पार्ट बेसिकली रिलेट कराता है एक प्रकार से चिकित्सकीय समाज कार्य। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा हम सभी लोगों के लिए ये। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ उसके उद्देश्य कि चिकित्सा समाज कार्य का उद्देश्य क्या होता है, मेडिकल सोशल वर्क का उद्देश्य क्या होता है। मेडिकल सोशल वर्क का उद्देश्य होता है कि रोगी की चिकित्सकीय उपचार प्रक्रिया को सामाजिक समर्थन प्रदान करना। जो भी सेवार्थी है या जो भी रोगी है, ठीक है, उसे एक मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से उसे सामाजिक समर्थन मिल सके, या उसकी जो भी बीमारी है या जो भी डिजीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान करके उसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सके। ये होता है मेडिकल सोशल वर्क का एक प्रकार से उद्देश्य। ये आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी। वहीं बात करते हैं बीमारी से प्रभावित सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों का प्रबंधन करना। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू वगैरह में भी ऐसे सवाल बनते हैं और पूछे जाते हैं। कहा जाता है कि भाई कि अगर कोई मान लीजिए बीमार से ग्रसित कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो उस परिस्थिति में सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति के आधार पर आप क्या मैनेजमेंट करोगे। ये इंटरव्यू के आधार पर मैंने एक सवाल बनाया है। ठीक है, इस तरीके से सवाल या क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में भी देखने को मिलते हैं। तो जब परिवार में कोई सदस्य बीमार होता है ना, तो बीमारी केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक भी तरीके से प्रभावित होता है, मानसिक रूप से भी प्रभावित होता है, आर्थिक रूप से भी प्रभावित होता है, पारिवारिक संरचनाओं पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ जाता है। ये बात आप भलीभांति तरीके से जानते हैं। तो इस परिस्थिति में आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, क्या वहाँ पर प्रबंधन करना चाहिए या क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर सबसे पहले तो हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, भावनात्मक उसका समर्थन देना चाहिए, रोग की जानकारी पूरी हमें ले लेनी चाहिए, यानी स्टडी के माध्यम से। या आप इंटरव्यू के दौरान बोल सकते हो या रणनीति अपना सकते हो, या परीक्षा में पूछेगा तो यही पॉइंट आपके सामने लिखा भी रहेगा। दूसरी बात आप ये कह सकते हो कि अगर इन केस अगर मान लीजिए फैमिली उसमें इन्वॉल्व है तो हम सर वहाँ पर फैमिली काउंसलिंग भी कर सकते हैं, भूमिकाओं का विभाजन कर सकते हैं। भूमिका मतलब जैसे आप परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनका अलग अलग रोल अदा कर सकते हो या उनके रोल के बारे में उनके टास्क को डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये भी कह सकते हो। सरकारी सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे, जैसे इकोनॉमिक दृष्टिकोण उसी में पूछ लिया कि अब बताइए आर्थिक मैनेजमेंट सर कैसे करेंगे, तो आप कहिएगा कि सर सरकारी योजना, स्वास्थ्य बीमा, एनजीओ या सामुदायिक सहायता के माध्यम से हम उसका आर्थिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। इन केस मान लीजिए वही परिस्थिति अगर आपको सही वहाँ पे नहीं उस सेवार्थी को समाज के मुख्य धारा से जोड़ पाए, तो अगेन आपको वही फॉलोअप यानी अनुवर्तन वाली जो सेवाएं होंगी वो प्रोवाइड कराएंगे आप, कि होम विजिट, फॉलोअप या सामुदायिक पुनर्वास के माध्यम से उसका समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो एक बेसिक चीज़ें हैं, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो परामर्श, पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता को आप लोग सुनिश्चित करेंगे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ मेडिकल सोशल वर्कर का एक रोल बन जाता है, परामर्श का, पुनर्वास का, स्वास्थ्य शिक्षा का, संसाधन का, ये रोल बन जाता है। मेरा कहने का भाव ये है कि जो सेवार्थी है, जो रोगी है, उसके और या परिवार की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति की आप जांच करेंगे। चिकित्सा के माध्यम से जो टीम के सहायता से आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन परिवार के बीच में एक संतुलन बना रहना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि मैं उसकी बात को समझ सकूं, वो मेरी बात को समझ सके। ये कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता का बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, और साथ ही साथ भावनात्मक मनोसामाजिक काउंसलिंग भी वहाँ पे शामिल होना चाहिए।
और पुनर्वास सेवाएं जैसे शारीरिक परिप्रेक्ष्य के आधार पे हो या मानसिक परिप्रेक्ष्य के आधार पे हो या सामाजिक संबंध पे हो, तो आपको वहाँ पे पुनर्वास सेवाएं भी उसको जो है देना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा इसके संदर्भ में। आगे बात करते हैं, ये उद्देश्य की बात हो रही है। आगे देखिए यहाँ पे काम का या उस काम के प्रमुख क्षेत्रों पर बात करते हैं, तो देख सकते हैं कि अस्पताल में भर्ती रोगियों की सहायता करना। ठीक है, ये देखो एक प्रकार से आपके कार्य हैं, एक प्रकार के आपके टास्क हैं। ठीक है, कि अस्पताल में भर्ती रोगियों की सहायता करना, ये आपके कार्य होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। आप जब काम करोगे पेशेंट के साथ न, तो रोगी की स्थिति शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो प्रभावित है उस पे आप समग्रता रूप में आप उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे। अब अस्पताल में भर्ती रोगियों की आवश्यकता क्या हो सकती है, तो उस आवश्यकता में 2-3 बातें आती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो एक बात आती है भावनात्मक समर्थन, ये बड़ा ज़रूरी होता है, भावनात्मक समर्थन। फिर उसके बाद बात करता हूँ आर्थिक सहायता। देखो अगर आप लोग अस्पताल वगैरह में काम कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, तो बहुत सारे ऐसे मरीज या रोगी आते हैं, उनके साथ सही बिहेवियर से या सही व्यवहार के तरीके से या सही स्थिति के आधार पर उससे बातचीत नहीं करते हैं लोग, है ना। और हमें ये ज़रूरी है, हम लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके साथ भावनात्मक समर्थन हो, आर्थिक सहायता हो, सामाजिक समर्थन हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ये आपको देना पड़ता है। ठीक है, और एक सामाजिक कार्यकर्ता की ये दायित्व है। एक्चुअल में यही बेसिकली मेडिकल सोशल वर्कर होते हैं, अगर इस तरीके से काम करें। भीड़ देखकर या आपके मान लो भाई नॉलेज नहीं है उस व्यक्ति के पास, इसलिए आपके पास बार बार आ रहा है, पूछ रहा है, तो आपको जितनी बार पूछा जा रहा है उतनी बार आपको बताना चाहिए। ठीक है, उतनी बार आपको बताना चाहिए। आर्थिक सहायता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं, जैसे उपचार और दवाइयों का खर्च वगैरह को लेकर आप देख रहे हो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं के लाभ के बारे में उस क्लाइंट को बताना चाहिए आप लोगों को, ताकि उसका फ़ायदा वो उठा सके। ठीक है, भावनात्मक में जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे भय हो गया, तनाव हो गया, घर से दूर होने की चिंता की कंडीशंस दर्शा सकती है। सामाजिक समर्थन में परिवार से सहयोग और संचार की बात यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सूचना मार्गदर्शन की बात आ सकती है, यहाँ पर मार्गदर्शन आपको करना है। ठीक है, बीमारी को लेकर, उपचार को लेकर, अधिकारियों की जानकारी को लेकर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक पुनर्वास योजना होता है, जहाँ डिस्चार्ज के बाद देखभाल की प्रक्रिया शामिल होती है। पुनर्वास जब भी होता है तो ये डिस्चार्ज के बाद की क्रिया बेसिकली शामिल होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। आगे देख सकते हो लिखा हुआ है कि आर्थिक सहायता स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना, फिर चिकित्सकों, नर्सों और अन्य पेशेवर मतलब व्यावसायिक होता है के साथ टीम वर्क। फिर उसके बाद डिस्चार्ज प्लानिंग, होम बेस्ड केयर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिएटिव केयर, है ना। मैं एक एक करके आप लोगों से चर्चा भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज प्लानिंग, और ये आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे डिस्चार्ज प्लानिंग के बारे में। मेडिकल सोशल वर्क के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ तो अस्पताल में भर्ती रोगी को सुरक्षित रूप से घर, समुदाय या किसी अन्य देखभाल केंद्र में भेजने की पूर्व योजना जो बनाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग। ठीक है, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर ना रोगी के बेसिकली उपचारों उपरांत यानी पोस्ट हॉस्पिटल आप कह सकते हो, उनकी आवश्यकताओं को व्यवस्थित करके घर, समुदाय में उसकी सुरक्षित करना और एक प्रकार से उनके लिए एक पुनर्वासी पुनर्वासी योजना के माध्यम से डिस्चार्ज प्लानिंग को क्रियाओं को आगे बढ़ाना। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, बट ये लगातार चलता है, कंटिन्यूअस चलता है। रोगी और परिवार की आवश्यक जानकारी और उसकी कौशल देना, रोगी को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये पार्ट बेसिकली डिस्चार्ज प्लानिंग में हमें देखने को मिलता है। इसको करने के लिए बहुत सारे स्टेप होते हैं, पार्ट होते हैं। ठीक है, अब सोच रहे हो कि सर डिस्चार्ज प्लानिंग में सोशल वर्कर का क्या रोल होगा। बिल्कुल रोल होगा। देखो मेडिकल सोशल वर्क में यहाँ अगर हम बात करते हैं डिस्चार्ज प्लानिंग को लेकर, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता का रोल है रोगी की सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना सर्वप्रथम। पहले भाई आप जिस हॉस्पिटल में डिस्चार्ज कर रहे हो या उसे रेफर कर रहे हो या आप उसे घर भेज रहे हो, तो उस परिस्थिति में उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है, पहली बात। और ये सामाजिक कार्यकर्ता करेगा। वहाँ कोई नर्स या कोई फोर स्टाफ यानी फोर्थ क्लास का स्टाफ हो या कोई डॉक्टर हो, ये नहीं करेगा, ये केवल सोशल वर्कर करता है। परिवार को देखभाल संबंधी एजुकेशन देने, यानी एजुकेशन का मतलब ये है कि उनको एक प्रकार से जागरूक करना या उसे एक प्रकार से प्लान बताना है कि रोगी को घर पे किस तरीके से आप इसको ट्रीट करोगे, ये बात आपको बतानी है।
ठीक है, यह बात आपको बतानी है। कम्युनिटी सपोर्ट की बात करें, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की बात करें, तो उस परिस्थिति में भी डिस्चार्ज प्लानिंग का पैटर्न शामिल रहेगा। रेफर, मैंने अभी आपको बताया था रेफरल सर्विसेज को लेकर, जैसे रिहैब सेंटर भेज रहे हो, एनजीओज भेज रहे हो, जहां पर भी भेज रहे हो, उसकी स्थिति का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ये कंडीशंस यहाँ पर दर्शाई जाती है। और जानते हो किस रोगी को ज़्यादा ये आवश्यकता होती है सामाजिक कार्यकर्ताओं के यहाँ पर डिस्चार्ज प्लानिंग में रोल? जो वृद्ध रोगी हो उसमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो बेसिकली कैंसर से, जो जो कैंसर का रोगी हो, जो टीबी के रोगी हो, जो डायबिटीज़ का रोगी हो, जो किडनी डिजीज़ का रोगी हो, ऐसी परिस्थिति में यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता को पहले तो आपको देखना है कि भाई केस है कैसा, रोगी है कैसा। रोगी वहाँ पे अगर देखते हैं कि आप वो टीबी से या डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ से वो प्रभावित है या वृद्ध व्यक्ति है, तो आपको ये सारी जो सलाह मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको उनके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। और यही एक सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य रोल होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मानसिक जो जो मान लीजिए मानसिक रोगी होता है, आप मानसिक रुग्णता कह सकते हो या बौद्धिक अक्षमता भी बोल सकते हो, इसमें शामिल कर सकते हो, उनके लिए भी आपको परिवार को बेसिकली एजुकेशंस देना पड़ेगा, उनके लिए भी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अच्छा, जो पोस्ट सर्जरी है, पोस्ट सर्जरी का मतलब जो शल्य चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिनका ऑपरेशन वगैरह हो गया, उनके लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है, उनके लिए भी ये चीज़ें बेसिकली शामिल होती है। एक आता है होम बेस्ड केयर। होम बेस्ड केयर का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली घर पर आधारित देखभाल की क्रियाएं होती हैं, या इसे कह लीजिए होम केयर सर्विसेज भी बोला जाता है। तो होम बेस्ड केयर ये वो सेवा है जिसमें रोगी को उसके घर पर ही चिकित्सा, नर्सिंग, पुनर्वास, मनोसामाजिक, सामाजिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, यहाँ आवश्यकता पड़ती है, क्रोनिक एक इलनेस बीमारी होती है, जो दीर्घकालिक बीमारी होती है, उनमें आवश्यकता पड़ सकती है। वृद्धावस्था के लोग जो हैं उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। टर्मिनल एक केयर होता है, उनको भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की आवश्यकता पड़ सकती है सामाजिक कार्यकर्ता को। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पॉलिएटिव केयर, ये एक नया शब्द आप लोग देख रहे होंगे, एक पॉजिटिव शब्द ही है, आप ध्यान रखेंगे सभी लोग। जैसे पॉजिटिव केयर के कंडीशंस में यहाँ जो शब्द मेंशन किया गया है वो HIV पॉजिटिव केयर के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, HIV पॉजिटिव केयर के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे मान लीजिए HIV एड्स केवल शारीरिक बीमारी नहीं होती है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी देखने को हम लोगों को मिलता है उसमें। पॉजिटिव केयर का देखभाल बेसिकली स्वास्थ्य या आदर या सम्मान या एक नॉर्मल जीवन प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में बात करता है ये, ताकि HIV पॉजिटिव वाले व्यक्तियों का उपचार हो सके, पोषण हो सके, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आर्थिक समर्थन देकर उसकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की जो क्रिया होती है, उसी क्रिया को पॉजिटिव केयर कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बात करते हैं अगले पार्ट पे। तो देखो, मनोचिकित्सा समाज कार्य की संकल्पना में थोड़ी सी बात आ गई कि मनोसामाजिक या मनोचिकित्सा समाज कार्य मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत समाज कार्य का एक विशेष रूप है, जिसमें मानसिक रोगियों और उसके परिवारों और मनोसामाजिक समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक पुनर्वास पर विशेष बल दिया जाता है। तो ये दो पार्ट है, थोड़ी सी डेफिनेशंस बताई जा रही है या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ठीक है, देखो, मनोचिकित्सा समाज कार्य की प्रक्रिया में अगर रोल हम लोगों को देखने को मिलता है तो ध्यान दीजिएगा कि यह व्यक्तिक और सामूहिक कार्य जो मानसिक और आवेगात्मक असंतुलन की स्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है, मनोचिकित्सा समाज कार्य। ठीक है, तो जब कभी भी मानसिक और आवेगात्मक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही हो या परिस्थिति बन रही हो, तो उस कंडीशन में आपको केवल सोचना है साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साइकेट्रिक समाज कार्य की परिभाषा सर्वप्रथम अगर किसी ने दिया था तो सन 1931 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था, USA ने दिया था। और एक बात इन्होंने कहा था कि मनोचिकित्सकीय समाज कार्य जो होती है, ये समाज कार्य की वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसका विकास मनोचिकित्सा विज्ञान के साथ हुआ है, मनोचिकित्सा विज्ञान के साथ हुआ है। मनोचिकित्सा समाज कार्य, मनोचिकित्सा समाज कार्य, ठीक है, याद रखिएगा ये, है ना, मनोचिकित्सा विज्ञान के साथ हुआ है इसका। ठीक है भाई, और यहाँ पे ये बात बताया भी गया है कि प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, रोगी को केस वर्क के माध्यम से या ग्रुप वर्क के माध्यम से उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस कंडीशन पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो 19वीं या 20वीं शताब्दी के दौरान में USA में ये बेसिकली मनोचिकित्सा समाज कार्य की जो शाखा थी ये शुरू हुआ था, है ना। और मैं आपको बता दूं एक नाम आपने अभी आगे पढ़ेंगे भी,
एक नाम आता है बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सा, ठीक है, बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय आता है, जहाँ पे कार्यरत थी एक सू मैरी गैरेट, नाम है एक विद्वान की, सू मैरी गैरेट ने मानसिक रोगियों का अंतरंग अध्ययन किया था, है ना, अंतरंग बेसिकली अध्ययन किया था। तो किसने मनोसामाजिक या मनोचिकित्सा समाज कार्य के अंतर्गत बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय में किसने अध्ययन किया था मानसिक रोगियों का? सर्वप्रथम तो नाम याद रखिएगा, सू मैरी, नाम नोट कर लो, आप स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, गैरेट का नाम, ठीक है भाई, ये नाम आप नोट कर सकते हो। अब इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य यही था कि जो मानसिक बीमारियों के कारण उत्पन्न सामाजिक और व्यवहारिक समस्या है उनका निवारण करना होता है। मनोचिकित्सक टीम के साथ मिलकर उपचार की योजना बनानी होती है, ठीक है। पुनर्वास और सामाजिक समावेशन पर विशेष बल दिया जाता है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन पर भी और समावेशन पर भी। काम के प्रमुख क्षेत्र क्या हो सकते हैं? काउंसलिंग का रोल होता है, मनोसामाजिक हस्तक्षेप होता है, परिवार परामर्श होता है, जागरूकता होता है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शंस है, यहाँ पे ये एडिक्शंस लिखा हुआ, ड्रग डी एडिक्शन, तनाव प्रबंधन और संकट हस्तक्षेप की परिस्थिति में आप काम करेंगे। ये आपका बेसिकली क्या है, एक क्षेत्र बता दिया गया है कि मनोचिकित्सा का क्या रोल रहेगा। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, सिमिलरिटीज़ का मतलब सामान्यताएं हैं, जैसे दोनों स्वास्थ्य सेवाओं के अंग ही हैं, चिकित्सा में भी और मनोचिकित्सा में भी आते हैं। दोनों रोगी और परिवार के साथ कार्य करते हैं, मतलब जैसे मेडिकल सोशल वर्कर अगर है तो वो चिकित्सा समाज कार्य के रूप में भी अपना रोल अदा कर सकता है, मनोचिकित्सा समाज कार्य के रूप में भी अपना रोल अदा कर सकता है। परामर्श हो गया या सहायता सेवाएं हो गई या संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो गई, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, सिमिलरिटीज होती हैं, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्क में, साइकेट्रिक सोशल वर्क में, दोनों जगह पे ये रोल देखने को मिलता है। पुनर्वास हो गया, समाज कार्य सिद्धांतों पर बेसिकली आधारित है, सोशल वर्क के प्रिंसिपल्स वही हैं, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत, व्यक्तिकरण का सिद्धांत, अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। तो इसी तरीके से कुल 7 सिद्धांत बेसिकली देखने को मिले भी हैं, और वो नाम रॉबर्ट बिस्टिक का है, ये बात ध्यान रखिएगा। सन 1957 में उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। इसके संदर्भ में मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ और पढ़ाया भी हूँ इसके संदर्भ में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगली प्रक्रिया में चलेंगे। तो देखिए अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे कि चिकित्सा समाज कार्य का उद्विकास या चिकित्सा समाज कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। मेडिकल सोशल वर्क की उत्पत्ति या उसके इतिहास पर बात किया जाता है। जब भी कभी उत्पत्ति का पैटर्न आता है वो हिस्ट्री को ही रिलेट कराता है एक प्रकार से, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप और अमेरिका से बेसिकली ये प्रारंभ हुआ था मेडिकल सोशल वर्क, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा, कॉपी पेन साथ में रखिएगा। और मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीब जो रोगी थे उनकी आर्थिक और सामाजिक सहायता देने की बात कही जा रही थी इसी में, ठीक है। और देखो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं को बेसिकली उस पर काम होता था। अब जरूरी नहीं, क्योंकि मैंने 2 ही बात लिखी है यहाँ पर स्क्रीन पर कि आर्थिक और सामाजिक, तो अब इसको नहीं छोड़ दोगे, शारीरिक मानसिक नहीं छोड़ दोगे, उनको भी इन्वॉल्व कर लोगे इसमें, है ना। और इसी की उत्पत्ति बेसिकली आपने पढ़ा होगा एक वल्टीरिज्म शब्द, चैरिटी वल्टीरिज्म शब्द, जो बेसिकली धीरे धीरे एक प्रोफेशनल क्षेत्र के रूप में बेसिकली विकसित हो गया। गरीब रोगियों के उपचार बेसिकली उपलब्ध कराने लगा, सामाजिक समस्याओं को पहचानने लगा। इस पार्ट में बेसिकली धीरे धीरे चीज़ें देखने को मिली। देखो केसवर्क में आप भलीभांति तरीके से जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं, केसवर्क के जनक के रूप में अगर किसी का नाम आया तो वहाँ पर मैरी रिचमंड का नाम सभी बच्चों को मालूम है। अच्छी बात है, पता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बात और बता दो कि जब मेडिकल सोशल वर्कर की बात आती है सोशल वर्क में, तो आज आधुनिक समय में अगर देखा जाए हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, तो मैरी रिचमंड का नाम आज भी यहाँ पे इन्वॉल्व है मेडिकल सोशल वर्क में, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चाहे वो साइकेट्रिक सोशल वर्क हो, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, दोनों जगह पे बेसिकली केस वर्क का ही माध्यम से काम होता है। इस वजह से मैरी रिचमंड जी को जनक माना जाता है, महिला हैं, याद रखिएगा। अस्पताल आधारित समाज कार्य की इन्होंने नींव रखी थी। फिर उसके बाद जब मेडिकल सोशल वर्क जब मैं बात कर रहा था अभी आप लोगों से यूएसए के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, तो यूएसए मैंने इसलिए बताया कि अमेरिका में बेसिकली सबसे पहले यहाँ से 20वीं शताब्दी में नाम शुरू हुआ। आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे एक वर्ष के रूप में, सन 1905 साइकेट्रिक सोशल वर्क वाले में मैसाचुसेट्स जनरल एक हॉस्पिटल है बोस्टन में, और बोस्टन बेसिकली यूएसए में ही पड़ता है, इसलिए यूएसए बता रहा हूँ।
तो वहाँ पर एक डॉक्टर रिचर्ड कैबोट का नाम आता है, डॉक्टर रिचर्ड कैबोट का एक नाम आता है, और इन्हीं के निर्देशन में बेसिकली मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल लाया गया और बोस्टन में, और जो बेसिकली सामाजिक कारकों का स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को स्टडी करके, अध्ययन करके उसका समाधान करने का रोल अदा करता है ये मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल। ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें शामिल होती हैं। बाद में धीरे धीरे जब चीज़ें डेवलप हुई तो देखो 1905 तक आपको चीज़ें पता है। जब चीज़ें डेवलप हुई तो मैं आपको इधर बताता हूँ, आप कॉपी पर नोट करते रहिएगा थोड़ा सा। 1905 पता है, मैसाचुसेट्स नाम लिख लीजिएगा। 1920 आया, 1920 और 40 के दशक की जब बात होने लगी तो उस समय मेडिकल सोशल वर्क की शिक्षण प्रशिक्षण वाली प्रक्रिया बेसिकली शामिल हो गई। ठीक है, 1920 से लेकर और 1940 के बीच में। फिर उसके बाद 1950 एंड 1970 के बीच में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर या मेंटल हेल्थ को लेकर या रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उस परिस्थिति में सेवाएं बढ़ाई गई 1950 और 70 से। 70 के बाद 1970 से लेकर और अब तक को आप शामिल कर सकते हो यहाँ पे। कम्युनिटी हेल्थ, पब्लिक हेल्थ हो गया, एंड HIV हो गई आपकी, और डिसेबिलिटी सर्विसेज हो गई। ये सारी चीज़ें आप बेसिकली एक प्रकार से योगदान दे रही हैं या प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, बात तो थी ये USA के बारे में, हम लोग यहाँ पर जो जितने भी वर्ष देख रहे हैं USA के बारे में। फिर आगे अगर हम चर्चा करते हैं, जब ब्रिटेन की बात आती है हमारे सामने, ठीक है, ब्रिटेन की बात जब हमारे सामने आता है तो आप भली भांति तरीके से जानते हैं प्रारंभ में एक नाम आता है अल्मोनर्स करके, है ना, प्रारंभ में, या अल्मोनर्स बेसिकली कार्यरत हैं, है ना। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, अल्मोनर्स के बारे में बहुत ही फेमस नाम है ये, खासकर मेडिकल सोशल वर्क के कंडीशंस में। ठीक है, तो अल्मोनर्स ने सन 1908 में बेसिकली ब्रिटेन में प्रथम मेडिकल सोशल वर्कर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अल्मोनर्स को। बाद में ये सेवाएं जो होती वेलफेयर स्टेट के एक प्रकार से वो हिस्सा बन गई, वो एक प्रकार से बेसिकली एक हिस्सा बन गई। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिएगा देखो भारत में समाज कार्य आया 1936 में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का नाम जानते हो। लेकिन इससे पहले था 1926, एक वर्ष 1926 तक मनोचिकित्सा, समाज कार्यकर्ता, चिकित्सालय, मानसिक स्वच्छता और बाल निर्देशन क्लिनिक, परिवार और बाल कल्याण संस्थान इत्यादि में कार्य करने लगे थे। तो वो 1926 की जो नाम मैं बता रहा हूँ वो मनोचिकित्सा का नाम बता रहा हूँ यहाँ से। बाद में बेसिकली 1936 से ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो शुरुआत में मनोचिकित्सा का आप डेवलपिंग कह सकते हो कि कार्यरत कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1926 से। 1940 और 50 की बात कर रहा था मैं, तो 1940-50 में स्वतंत्रता के बाद बेसिकली स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होना शुरू हो गया। 1946 में आप पढ़ेंगे भोर समिति के बारे में, जहां स्वास्थ्य सामाजिक कारकों पर विशेष बल देने लगा। 1950 में अस्पतालों में सोशल वर्क की नियुक्ति होने लगी इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, इंडिया से। तो 1940-50 पता हो गया, 1946 पता हो गया। 1950 में बेसिकली क्या हुआ, अस्पतालों में सोशल वर्कर की नियुक्ति प्रारंभ हो गई। 1952 एक आया, 1952 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, IMP करके इस डेट को लिखिएगा, 1952 डेट। 1952 जो डेट थी वो भारत में प्रथम मेडिकल सोशल वर्क प्रशिक्षण टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पे। इसकी स्थापना तो हुई 1936 में, बट मेडिकल सोशल वर्क जो शुरू हुआ था 1952 में, ये आप ध्यान रखिएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे अगर हम बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा एक टाटा मेमोरी हॉस्पिटल करके, मुंबई में है। ठीक है, वो भी 1952 में टाटा मेमोरी, ठीक है, हॉस्पिटल ये नाम याद रखिएगा, मुंबई में। ठीक है, और 1960 में बेसिकली एम्स हो गया आपका, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स आए बाद में जो समाज कार्य के विभाग बने। आज वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने समग्र स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है प्रमुख अंग का पार्ट एक प्रकार से ये बन गया है। ठीक है, तो हॉस्पिटल सोशल वर्क हो गया, साइकेट्रिक सोशल वर्क हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गई, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज हो गई, फैमिली या पेशेंट काउंसलिंग हो गया, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हो गए, TB को लेकर, HIV को लेकर, है ना। तो ये बेसिकली क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो गया, ये सारे के सारे डेवलप हो गए एक प्रकार से। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर कहता है कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए की विजिटिंग नर्सों द्वारा घर घर जाकर सर्विसेज या सेवाएं देने की बात कही गई। ये बात मैं आपसे मेडिकल सोशल वर्क की हिस्ट्री पे थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे यूएसए के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूएसए में क्या चीज़ें थी देखने को मिली थी, ठीक है। और यूके में भी कुछ कंडीशंस रही हैं, दोनों अलग अलग परिस्थितियों के आधार पे हैं। ये मैं कहूँगा कि आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। बात समझ में आ रही है? प्लीज़ एक बार स्पष्ट करेंगे अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो। चलो मैं तब बताता हूँ। देखिए यहाँ अगर मैं चर्चा करता हूँ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए को लेकर, तो आपको देखने को मिलेगा सन 1877। कहाँ पर? अमेरिका में, बफेलो में, ठीक है। गरीबों की सहायता और व्यवस्थित संगठित रूप दिया। मैं आपको बता दूं, फ्रेंडली विजिटर के माध्यम से परिवारों तक बेसिकली चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। केस वर्क पद्धति का यहीं से जन्म होना शुरू हो गया, ठीक है। और सामाजिक समस्याओं के कारण को पहचानना भी स्टार्ट कर दिया गया। और इसी दौरान में मैरी रिचमंड की एक अहम भूमिका मिली भी थी, केस वर्क पद्धति, केस वर्क पद्धति, ठीक है। धीरे धीरे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी सहायता के दायरे में लिया गया। विजिटिंग नर्स की अवधारणा देखने को मिली। यहाँ पर देख रहे हो आप, लिखा हुआ ऑलरेडी विजिटिंग नर्स। विजिटिंग नर्स की अवधारणा क्या थी? जिससे बीमार लोगों को घर पर चिकित्सा या सामाजिक सहायता प्रदान करने की शुरुआत हो गई, उसको बोला गया विजिटिंग नर्स, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, अप्लाइड सवाल बनाएगा विजिटिंग नर्स से। तो अस्पताल पहुंच ना पाने वाले रोगियों के उपचार के लिए विजिटिंग नर्स वाला प्रोग्राम या अवधारणा या कॉन्सेप्ट आया था। और यही सेवा धीरे धीरे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग और होम बेस्ड केयर में बदल गई। अब तो बेसिकली विजिटिंग नर्स ना कहकर आप इसे बोलो होम बेस्ड केयर, तो सबसे बेहतर रहेगा। अब तो ये चल गया है ना। अब तो यही चीज़ें चलती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं, सामाजिक समस्याओं की जांच करना, केस वर्क की शुरुआत करना, रिकॉर्डिंग की कीपिंग, गरीब परिवारों की सहायता करना, इस तरीके के माध्यम से जो बेसिकली क्रियाएं आगे बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल सन 1905, याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है 1905। और रिचर्ड कैबोट का नाम, पहली बार अस्पताल में मेडिकल सोशल वर्क नियुक्त किया गया और इसके बाद हॉस्पिटल सोशल वर्क की शुरुआत हुई और इसी क्षेत्र पूरी तरह से प्रोफेशनल एक प्रकार से ये बन गया, ठीक है। तो ये क्रियाएं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 1900 के दशक में अस्पताल समाज कार्य या हॉस्पिटल सोशल वर्क के रूप में औपचारिक विकास हो गया। वही चीज़ें मैंने अभी आपको बताया है या बोला है, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। कि अर्ली 1900 सेंचुरीज़ में मेडिकल सोशल वर्क एक फॉर्मल और प्रोफेशनल रूप ले लिया और समय बेसिकली स्वास्थ्य सेवाओं में सामाजिक कारकों की भूमिकाओं को बेसिकली स्पष्ट रूप से उसको पहचाना भी गया। आशा करता हूँ कि बातें आपको भलीभांति तरीके से समझ भी आ रही होगी और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेडिकल सोशल वर्क में डीप में ले जाकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, औपचारिक संस्थागत कुछ विकास हुए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप मेडिकल सोशल वर्क अगर आपने पेपर दिया होगा तो आप समझ भी रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट यूनिट चल रही है। और यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही बेहतर टॉपिक है ये, ठीक है। देखिए आगे, 1905 में बोस्टन अमेरिका में अस्पताल में प्रथम सोशल वर्क पद, मैं अभी अभी आपको बताया है कैबोट के बारे में, भलीभांति तरीके से आप जानते हो। अमेरिका में के बोस्टन में प्रथम हॉस्पिटल सोशल वर्क पद स्थापित या उसके लेकर चर्चा की गई। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल बोस्टन यूएसए में है और स्थापना करने वाले जो थे उनका नाम था डॉक्टर रिचर्ड, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डॉक्टर रिचर्ड कैबोट का नाम आता है। और प्रथम हॉस्पिटल सोशल वर्क बेसिकली कैबोट आई पल्टन, ठीक है, पल्टन नर्स के रूप में नियुक्त की गई थी, ठीक है। आप ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। आई पल्टन नाम, आई पल्टन जो थे ये नर्स के रूप में नियुक्त थी सबसे पहली। बाद में बेसिकली कई लोग आए, हालांकि सबसे पहले वाले का नाम पूछा जा सकता है, ठीक है।
बाद वाले का नाम उतना नहीं पूछा जाएगा। तो 1905 में बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में डॉक्टर कैबोट के द्वारा प्रथम हॉस्पिटल सोशल वर्क की नियुक्ति हुई और जिसे हॉस्पिटल सोशल वर्क की एक औपचारिक शुरुआत माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सन 1905। उसके बाद अगर आप देखिए 1918 में स्मिथ कॉलेज स्कूल फॉर सोशल वर्क द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है। आपने अगर आपके पास पुरानी पुस्तक होगी हरिहंट की तो उसमें थोड़ा सा डेटा आपको मिल सकता है इसके संदर्भ में, लेकिन डीप में नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। सन 1918 में स्मिथ कॉलेज स्कूल ऑफ सोशल वर्क में प्रशिक्षण कार्यक्रम बेसिकली स्टार्ट हुआ सन 1918 में। प्रारंभ का कारण ये था बेसिकली कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ उस समय सैनिकों और उनके परिवार के मानसिक और सामाजिक पुनर्वास के प्रशिक्षित सोशल वर्कर की आवश्यकता पड़ी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो हॉस्पिटल्स और मेंटल हेल्थ सर्विसेज के लिए विशेषज्ञ रखे जाए, तैयार करना था उनको। तो तैयार होते कैसे भाई, जो बेसिकली मेडिकल हो या मेडिकल लाइन से हो या साइकेट्रिक सोशल वर्क से संबंधित हो वो बेसिकली इन चीज़ों को कर सकता था। तो इसलिए स्मिथ कॉलेज स्कूल ऑफ सोशल वर्क के द्वारा जब प्रशिक्षण शुरू हुआ था तो वो शुरू हुआ था जो प्रथम विश्व युद्ध से जो लोग प्रभावित हुए थे उनके संदर्भ में चलाया गया था। तो फील्ड, अच्छा उस समय जॉब थी भी नहीं लोगों के पास, लोगों को बुला बुला के भाई MSW या इनको ट्रेनिंग दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय जनसंख्या भी कम थी, ठीक है। तो ये मॉडल आगे चल के विश्वविद्यालय ने अपनाना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बेसिकली क्या हो गई, कॉलेज वगैरह और हो गए, ये मॉडल बेसिकली उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। तो पहला औपचारिक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम था वो मेडिकल और साइकेट्रिक सोशल वर्क में था। फिर व्यावसायिक पहचान होने लगी तो हॉस्पिटल सोशल वर्क को पूर्व प्रोफेशनल का रूप दे दिया गया था एक प्रकार से, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पुनर्वास सेवाएं, ट्रॉमा व युद्ध प्रभावित सैनिकों की सहायता के संदर्भ में इनकी आवश्यकता पड़ी या इनकी कह सकते हो आवश्यकता देखने को धीरे धीरे मिल गई, ठीक है। ट्रॉमा मैनेजमेंट को लेकर युद्ध से प्रभावित जो भी सैनिक थे, जो भी परिवार थे, उनकी मदद करना शुरू कर दिया गया। अच्छा, ट्रॉमा एक मैनेजमेंट है एक प्रकार का। जैसे अगर मैं बात करूं ट्रॉमा मैनेजमेंट को लेकर तो युद्ध के कारण शारीरिक मानसिक आघात है ना, आघात को ही ट्रॉमा कहा जाता है। उससे प्रभावित जो भी सैनिक थे उनकी काउंसलिंग करना, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करना, ये चीज़ें बेसिकली देखने को मिलती थी उनके अंतर्गत, है ना। और रिहेबिलिटेशन सोशल वर्क, हॉस्पिटल सोशल वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। सिस्टमैटिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञ की शुरुआत भी हो गई, है ना, इसी कंडीशन के दौरान या इसी परिस्थिति के दौरान। आपने एक नाम सुना होगा PTSD का नाम सुना है? यहाँ पे बताता हूँ जी, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर। हाँ, यहाँ आपने अगर PTSD का नाम सुना तो बहुत अच्छी बात है, और मैं एक बार फिर बताना भी चाहूँगा, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे बन जाए। ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये रिपीटेड है, सवाल आया हुआ है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ये, इसे हम लोग हिंदी में आघातोत्तर तनाव विकार कहते हैं हम सभी लोग। जब कोई व्यक्ति ना किसी भीषण आघात, अच्छा भीषण आघात क्या हो सकता है भाई, भीषण आघात जैसे युद्ध हो गया, दुर्घटना हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, यौन हिंसा हो गया, शोषण हो गया, आतंकवादी घटना हो गई, या कोई घरेलू हिंसा ही क्यों ना हो, तो उसका जब व्यक्ति कोई अनुभव करता है तो उस घटना की मानसिक छाप लंबे समय तक व्यक्ति के मन में बनी रहती है। कोई भी घटना अगर आपके मस्तिष्क में, आप सोचिए कि क्या आपके मस्तिष्क में कोई घटना है, अगर वो घटना अगर आपके मस्तिष्क में लंबे समय तक बनी है और आप उस घटना से अभी भी प्रभावित हैं तो इसका मतलब है कि PTSD से आप प्रभावित हैं। तो ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक गंभीर विकार है। इसमें ना व्यक्ति उस घटना को बार बार याद करके मानसिक तनाव और भय महसूस करता है, ऐसा करता है बार बार। तो बेसिकली जैसे पिछले मानसिक रोग या परिवार में मानसिक रोग का इतिहास, सामाजिक समर्थन, ये सारी चीज़ें की आवश्यकता पड़ती है ना। यहाँ पे CBT की एक थ्योरी होती है, ठीक है, मेडिटेशंस होता है, योगा होता है, फैमिली थेरेपी होती है, ठीक है, सपोर्टिव काउंसलिंग होती है, बहुत सारी थेरेपी या काउंसलिंग वगैरह दी जाती है इसके लिए।
और आप इसको दे भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, आप इस पर काम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके संदर्भ में आता है। एंड उसके बाद बात करते हैं आधुनिक विकास के परिप्रेक्ष्य में। भारत के दृष्टिकोण में देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार के साथ चर्चा यहाँ पर की जा रही है ना। देखो यहाँ पे भोरे रिपोर्ट यहाँ पे दर्शाई गई है 1946 में, भोरे रिपोर्ट, ठीक है, हेल्थ सर्वे एंड जो है डेवलपमेंट कमेटी से स्वास्थ्य प्रणाली के विकास की सिफारिश। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको भोरे कह लीजिएगा, ठीक है, मिसप्रिंटेड है। 1946 में एक भोरे समिति रिपोर्ट आई, भारत के स्वास्थ्य प्रणाली के विकास के लिए ऐतिहासिक आधारभूत दस्तावेज है। नोट कर लीजिए, आपसे सम्मिलित करने वाला एक समिति से सवाल बनाएगा, ठीक है, उसमें भोरे समिति शामिल हो सकती है तो 1946 लगाइएगा। ठीक है, एक लेन कमेटी बनेगी, आप 1939 लगाइएगा। ठीक, इसी तरीके से 5-6 कमेटी हैं, आपको परीक्षा में गया भी है, परीक्षा में सवाल आया भी है। इनकेस यदि आपको इस तरीके का डाउट वगैरह और चाहिए, डाउट है, तो उसके संदर्भ में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप हमें उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। तो मैंने कहा कि हेल्थ सर्वे एंड जो है डेवलपमेंट कमेटी को लेकर चर्चा हुई भोरे समिति में। ये रिपोर्ट 1946 की है। अच्छा, उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था जोसेफ विलियम भोरे। अच्छा, अपने नाम पर ही इन्होंने समिति का नाम रख लिया। स्वतंत्र भारत के लिए एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रूपरेखा बेसिकली यही भोरे समिति के द्वारा तैयार की गई थी, है ना। और इसी समिति के अगर मैं संरचनाओं की बात करता हूँ तो अगर हम चर्चा करते हैं तो सब हेल्थ सेंटर का मतलब था सब सेक्शंस, एक सेक्शन का पार्ट था। जिला अस्पताल चरणबद्ध तरीके से बेसिकली क्या की चीज़ों को बनाई गई या चीज़ों को लाया गया था इसके संदर्भ में। ठीक है, 1946 में भोरे कमेटी रिपोर्ट बेसिकली आई थी। भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक प्रकार से नींव रखी गई थी। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर परीक्षा में इससे सवाल बनेगा तो कैसे बनेगा, मैं एक बार आपसे एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा आप सभी से कि भोरे समिति कब आई, तो जवाब क्या होना चाहिए? भोरे समिति 1946। नहीं, रिपोर्ट 1946 में था मैडम, स्थापना 1943। मैंने स्थापना लिखा है। अगला सवाल अगर मैं आपसे कहता हूँ, वो रिपोर्ट की बात थी जो आप अभी 1946 लगा रहे थे, वो रिपोर्ट बेसिकली प्रस्तुत किया गया था, है ना। इसकी है ना, इसकी स्थापना की बात आती है तो वो आपको लगाना है 1943, ठीक है, स्थापना के रूप में। अगला सवाल अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे पूछेगा कि भोरे समिति रिपोर्ट किस नाम से जानी जाती है। ये दूसरा सवाल, जो भोरे समिति है इसकी जो रिपोर्ट है वो किस नाम से जानी गई, तो जवाब क्या होगा? हेल्थ सर्वे, नोट करो, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी रिपोर्ट। ये आप ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ये परीक्षा में आता है। हेल्थ सर्वे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी रिपोर्ट, ये याद रखिएगा। भोरे समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वही नाम मैंने अभी आपको बताया था, विलियम भोरे का नाम, विलियम जोसेफ विलियम भोरे इनका पूरा नाम है। ठीक है, लगा सकते हैं। भोरे समिति किस सिद्धांत पर विशेष बल देती है? निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पर बल देती है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पर बल देती है भोरे समिति। ठीक है, भोरे समिति ने कौन सा मॉडल सुझाया था? त्रिस्तरीय प्रणाली, एक प्रकार से आप कह सकते हो त्रिस्तरीय रेफरल प्रणाली थी। अच्छा, त्रिस्तरीय रेफरल प्रणाली जानते हो क्या होता है? बताओ अगर पता है तो। नहीं पता सर। ओके, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ त्रिस्तरीय रेफरल प्रणाली क्या होती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप भलीभांति तरीके से जानते हैं कि भाई 1943 में आया, रिपोर्ट प्रस्तुत की गई बेसिकली इसकी 1946 में। और यहाँ जो त्रिस्तरीय प्रणाली थी वो थी एक प्राथमिक स्तर, एक था द्वितीयक स्तर और एक था तृतीयक स्तर, 3 स्तर थे। तो जो प्राथमिक स्तर का पैटर्न था वो सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दर्शाता था,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर को दर्शाता था। इसमें जनसंख्या भी बताई जाती थी समथिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगभग 30,000 से 40,000 के बीच में, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रिलेट कराता था द्वितीय क्षेत्र, और जिला अस्पताल वगैरह द्वितीय क्षेत्र को रिलेट कराता था। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वगैरह हो गए, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो ये सारा बेसिकली तृतीय स्तर पे आता था, जो बेसिकली राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हुआ करता था, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे हुआ करता था। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली, इनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड वाला रिपीट कीजिए प्लीज। द्वितीयक प्रणाली थी मैम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था और जिला अस्पताल था। इसमें 80,000 से लगभग 1 से 1.5 लाख जो है जनसंख्या पर बात करता है ये। और यहाँ विशेषज्ञ सेवाएं थी, स्त्री रोग, शैल बाल रोग, मेडिसिन इत्यादि रेफरल सपोर्ट वगैरह पार्ट आती थी द्वितीयक प्रणाली में, है ना। द्वितीयक प्रणाली या द्वितीयक स्तर आप ऐसा कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये इस तरीके के परीक्षा में आपके सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 1950 के बाद मेडिकल कॉलेजेस और सरकारी अस्पतालों में पद सृजन किए गए। सर जो है बेसिकली पदों का सृजन होना या पदों को बनाने की बात बेसिकली बताई गई थी, है ना। 1950 के बाद भारत में मेडिकल सोशल वर्क का विकास होना शुरू हो गया, ठीक है ना। 1950 के बाद सोशल वर्कर के पदों की औपचारिक नियुक्ति होने लगी। अच्छा, टाटा जो मेमोरी हॉस्पिटल था उसमें भी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली में भी, ठीक है। बेंगलोर में मानसिक एक हॉस्पिटल है, नाम जानते हैं बेंगलोर में, NIMHA, ठीक है, NS, ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाम है NIMHANS, ये बेसिकली निकालता है वैकेंसी वगैरह। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, N से हो जाएगा नेशनल, I से हो जाएगा इंस्टीट्यूट, M से हो जाएगा मेंटल, H से हो जाएगा हेल्थ, A से हो जाएगा एंड, और N से हो जाएगा न्यूरो, S से हो जाएगा सर्विसेज। और ये कहाँ पर है तो याद रखिएगा बेंगलुरु में, ठीक है। तो बेंगलोर बेसिकली भारत में है। इसकी स्थापना हुई थी सन 1954 में, मेंटल हॉस्पिटल बेंगलोर के आधार पर हुई थी। तो भारत में अग्रणी संस्थान रहा, मानसिक स्वास्थ्य या न्यूरो साइंस और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में एक अहम रोल अदा करता है ये हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसके संदर्भ में। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाला एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट या संस्थान आप इसे कह सकते हो। वैकेंसी निकालता है ये भी मेडिकल सोशल वर्क का, ठीक है। तो 1950 के बाद ये भी चीज़ें हमें देखने को मिली थी इसमें, है ना। 1950 के बाद मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल थे, सोशल वर्क के पद बेसिकली आए, केस वर्क में, काउंसलिंग में, डिस्चार्ज प्लानिंग में, रिहेबिलिटेशंस में, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली 1950 के बाद। मनोचिकित्सा समाज कार्य की अगर हम बात करते हैं इसके विकास को लेकर, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहा है। यहाँ आप देख सकते हो 18वीं शताब्दी के दौरान में, ठीक है, 18वीं शताब्दी के दौरान मानवतावादी आंदोलन, मानसिक रोगियों के लिए बेहतर जो है व्यवहार, और एक है देखो जो है असाइम, इसे हम बोलते हैं असाइलम, असाइलम, ये ना एक मानसिक आश्रय है, ठीक है। असाइलम ये वो संस्थान है जहां मानसिक रोगियों को अस्थायी और दीर्घकालिक निवास और चिकित्सा देखभाल के लिए रखा जाता है ना। और इसी को बेसिकली मेंटल हॉस्पिटल कह लीजिए या आप इसे असाइलम कह लीजिए। तो मानसिक रोगियों को सुरक्षित वातावरण देना, रोग और उपचार की देखभाल करना, परिवार और समाज के अलगाव का संरक्षण करना, इस प्रक्रिया में इसका रोल देखने को मिला था। तो यूरोप में पहली मानसिक आश्रय जो संस्थान थे, रोगियों को अलग कर दिया गया था 18वीं शताब्दी में, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एक लुनासी एक्ट आया था, वो तो बेसिकली बंद हो गया। जो सरकारी जो है असाइलम का एक प्रकार से नियमन था, वो 1858 में आया था यूके के माध्यम से, ठीक है। मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो ये असाइलम शुरू किया गया था मुंबई में सन 1745 में, और कलकत्ता में, ये मुंबई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मुंबई में शुरू किया गया था ये,
और कलकत्ता में अगर हम बात करते हैं कब शुरू किया गया था, तो ये 1784 में, 1784 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं तो 1900 और 1930 में मानसिक स्वास्थ्य की चिकित्सा प्लस में सामाजिक संदर्भ में देखने का दृष्टिकोण भी देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके सामने आता है यहाँ पे साइको डायनेमिक और सामाजिक सिद्धांतों का प्रभाव भी देखने को मिला। अच्छा, साइको डायनेमिक का मतलब था एक प्रकार से सामाजिक, एक प्रकार से इसको सामाजिक गतिकी हम लोग नाम देते थे। और साइको डायनेमिक सिद्धांत मूल रूप से सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण में बताया गया है कि व्यक्तित्व और व्यवहार का आधार अवचेतन और बचपन के अनुभव से चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो इसी के आधार पर व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे, इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में इन्होंने चर्चा किया था। ठीक है, तो मेडिकल सोशल वर्क का प्रभाव मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में उपयोग किया गया। केस वर्क में रोगी को अवचेतन और भावनात्मक संघर्ष की पहचान हुई। काउंसलिंग में भावनाओं और व्यवहार का मूल कारण को समझा गया। ठीक है, ये साइकोडायनेमिक का पार्ट ही रहा कहीं ना कहीं। ठीक है, और उसके बाद देखो सोशल थ्योरीज भी आई, सामाजिक सिद्धांत भी आए। जैसे सामाजिक सिद्धांत ये समझाते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार, स्वास्थ्य और रोग और सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति से चीज़ें जो प्रभावित होती हैं उसको हम लोग आइडेंटिफाई आसानी से कर लेते हैं उस परिस्थिति में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना है। सिगमंड फ्रायड, एडलर, युंग और मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं देखने को मिली। तो सामाजिक कार्यकर्ता मानसिक रोगियों के परिवार, कार्यस्थल वातावरण ध्यान देकर पुनर्वास कार्य में धीरे धीरे चीज़ें लग गई। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, अगर हम चर्चा करते हैं आप लोगों से 1946 में यूएस नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में समाजकारी की औपचारिक भूमिका। देखिए ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। आप पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए 1946 का, और यहाँ पे नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट जो है ये अलग का पैटर्न है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा सा क्या मिश्रण है मैं बता रहा हूँ आपको। अमेरिका में बेसिकली 1946 में मैं बात कर रहा हूँ, ये अमेरिका में अगर हम बात कर रहे हैं तो 1946 में नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट पारित हुआ अमेरिका में। कब पारित हुआ? 1946 में अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। नाम क्या था? नेशनल मेंटल हेल्थ। अच्छा, भारत में कब हुआ था? 1987 में, 1987 में। तो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित और व्यावसायिक बनाना था, मानसिक रोगियों के लिए प्रशिक्षण, बोध और पुनर्वास को बढ़ावा देना था। यहीं पर जो सैनिक परिवार थे, जो सैनिक लोग थे, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जो पीड़ित थे, उसके लिए जो PTSD से प्रभावित थे, उनके लिए भी ये चीज़ें थी, उनको भी यहाँ पे बेसिकली राहत देता था एक प्रकार से। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज में समाज कार्य एक औपचारिक भूमिका स्थापित करती है, एक जो है औपचारिक भूमिका स्थापित करती है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में। ठीक है, याद रखिएगा, जिसमें प्रशिक्षण, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेवाएं, रिसर्च और रिहेबिलिटेशन इत्यादि चीज़ें शामिल की गई हैं। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य का विकास हुआ, रोगी के समाज में पुनर्स्थापित करने की दिशा में परिवर्तन भी देखने को मिले। ठीक है, भारत में आप देख सकते हो। ठीक है, देखो एक चीज़ अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, मैंने शुरुआत में बताया था एक वर्ष 1926, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है दोबारा सुन लीजिए। 1926 में क्या हुआ कि साइकेट्रिक सोशल वर्क के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग जब बात करते हैं तो उस समय जैसे पदों की बात होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, जैसे चाइल्ड गाइडलाइंस हो गया, बाल चिकित्सा हो गया, महिला चिकित्सा हो गया, उनमें उनकी भर्ती वगैरह स्टार्ट कर दिया था प्रशिक्षण के माध्यम से। ऐसा नहीं कि रैंडम कोई आए तो किसी को भी रख दो, ऐसा नहीं, प्रशिक्षण के माध्यम से, लेकिन कोई नाम नहीं दिया गया था। परंतु 1937 में मुंबई में मानसिक रोग अस्पताल में समाज कार्य की शुरुआत हो गई। याद रखिएगा, ये मुंबई में मानसिक रोग अस्पताल में समाज कार्य की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई? अगर इनके सवाल पूछता है तो इस परिस्थिति में 1930 का नाम आप जरूर लगाइएगा, भूलना नहीं है आपको। ठीक है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। हालांकि बॉम्बे मेंटल हेल्थ, अब बेसिकली आपने नाम सुना होगा KEM हॉस्पिटल साइकेट्रिक डिपार्टमेंट वाला पैटर्न। ठीक है, जो समाज कार्य की शुरुआत मानता है 1950 के दशक में, बट उससे पहले ये चीज़ें हो गई थी, है ना। आगे बात करते हैं तो
भोर समिति ये मैंने अभी आपको बताया भी है, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार पर विशेष बल दिया, और ये बेसिकली रिपोर्ट के दृष्टिकोण में है ना, ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट के दृष्टिकोण में। 1950 और 90 में मनोचिकित्सा संस्थान में पद प्रशिक्षण जो है कार्यक्रम स्टार्ट हुए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1982 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को लेकर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये भी सवाल बनाता है, मेडिकल सोशल वर्क में तो 100% आता है ये, कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है क्या भारत का। तो बेसिकली मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ग्रामीण स्वास्थ्य में सुलभ सेवाओं का अभाव, इस परिप्रेक्ष्य में बेसिकली ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है। और सन 1982 में भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और ये इसकी संरचनाएं देखो, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पर भी है, पब्लिक हेल्थ केयर पर भी है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, जैसे हमने बताया था त्रिस्तरीय, ये रेफरल सिस्टम को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखेंगे इसके बारे में, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। दूसरा आप याद रखिएगा इसकी स्थापना, है ना। हाल के वर्षों में आप देख सकते हो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, ड्रग एल्कोहल एडिक्शंस और परिवार परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य अधिकार आंदोलन, ठीक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रोगियों के लिए सुधार और गुणवत्ता सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 जैसे कानूनों के बदौलत भूमिका और मजबूत हो गई। ई हेल्थ हो गया, संकट हस्तक्षेप हो गया, हेल्पलाइन मॉडल्स हो गए, स्कूल, उद्योग, मानसिक स्वास्थ्य और सक्रिय सहभागिता, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई, ठीक है। पहला मेडिकल सोशल वर्कर भारत में 1946। एक और वर्ष देखिएगा यहाँ पे 1946 में जे हॉस्पिटल मुंबई में नियुक्त किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में ये भी आता है, ठीक है, कि चिकित्सा, मनोचिकित्सा, समाजकार्य के संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं तो जे हॉस्पिटल मुंबई में, ठीक है, शुरुआत हुई थी 1950 में। सार्वजनिक अस्पताल था ये, सामाजिक कारकों के आधार पर रोगियों की देखभाल की आवश्यकता यहाँ पे थी, ठीक है। 1946 में कार्य इसका था कि अस्पताल में सोशल वर्कर की नियुक्ति थी, केस वर्क, पारिवारिक समस्याओं का मूल्यांकन था, है ना, मूल्यांकन था, होम बेस्ड केयर थी, फैमिली काउंसलिंग थी, है ना। मुंबई में अस्पताल आधारित जो है मेडिकल सोशल वर्कर बेसिकली औपचारिक रूप से ये प्रारंभ होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना, बाकी कल करेंगे इसके आगे, ठीक है, यहीं से, ठीक है भाई, यहाँ से आगे। ओके सर।